नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एक बार फिर से टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? एक बार फिर से टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या क्या देखने वाले हम जीएस जीके के टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, एक बार सभी लोग सेशन को साझा कर देंगे, यानी कि शेयर कर देंगे, सभी लोग जुड़ते जाएंगे। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, राम राम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपको मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है और सीढ़ियों को चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। देखो क्या बात कही है। देखो, यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको पीछे की आपकी जितनी भी आपने जो भी किया है अभी तक, जो पीछे किया है उसको सारी बातों को भुला देना है। ठीक है, आगे बढ़ना है हमें। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इसी जोश और जुनून के साथ सभी लोग जुड़ जाएंगे, एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? सभी लोग छाप के बताएंगे जल्दी से कि भारत में जो अपने धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसका अर्थ क्या है। देखो देखो 42वां संविधान संशोधन, 42वां जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द। ठीक है, क्या क्या जोड़े गए थे? एक तो जोड़ा गया था समाजवाद। क्या जोड़ा गया था? समाजवाद जोड़ा गया था। दूसरा जोड़ा गया था आपका पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। तीसरा जोड़ा गया था अखंडता। क्या जोड़ा गया था? अखंडता। ठीक है, तो वही कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष अर्थ या पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है। ठीक है, जल्दी से छाप देंगे सभी लोग। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, धर्म के समान व्यवहार। देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। या देखो, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा या किसी एक धर्म को राज्य मान्यता नहीं देगा। यहाँ पर राज्य से संबंध है देश का अपने। ठीक है, राज्य से किसका संबंध है? संविधान में राज्य अपने देश को कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, सभी लोग छाप लेंगे। ठीक है, इसको कह रहा है 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? जल्दी से छाप के बताइए कि अपनी जो 12वीं अनुसूची है इसे कब जोड़ा गया था। ठीक है, जल्दी से छाप दीजिए, कब जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची को। देखो, यदि पूछे आपसे 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल और 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। ठीक है, इन्हें कब जोड़ा गया था? देखो, इनको जोड़ा गया था आपके 9वीं को जोड़ा गया था फर्स्ट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, ये था आपका भूमि सुधार से संबंधित। किससे था? भूमि सुधार से। किससे संबंधित था? भूमि सुधार से। ठीक है, और यदि 10वां पूछे कब जोड़ा गया तो बताना है आपको 52वां, यानी कि 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। कब का है? 1985 का। ठीक है, ये कब का? 1985 का 52वां संविधान संशोधन। ये किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है दल बदल से। किससे? दल बदल से। ठीक है, दल बदल से। यदि पूछे 11वां अनुसूची कब जोड़ा गया तो आपको बताना है इसको जोड़ा गया था आपका 73, यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1992 का एक्ट था, लेकिन ये लागू हुआ था आपका 24 अप्रैल। कब से? 24 अप्रैल 1993। ठीक है, कब से हुआ था? कब से लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993। ठीक है, ये था कब का पूछे तो बताना है 92 का। ठीक है, यदि पूछे 12वीं कब जोड़ी गई तो आपको बताना है 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कब का था? ये भी आपका 1992 का था। ठीक है, ठीक है, और ये पूछे किससे संबंधित था तो आपको बताना है ये नगर पालिका से। किससे? नगर पालिका से। ठीक है, किससे संबंधित था तो आपको बताना है नगर पालिका से। ठीक है, यदि पूछे आपसे, ठीक है, यदि पूछे आपके ये 74वां संविधान संशोधन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12वें का हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्या हो जाएगा? 74वां संशोधन। ठीक है, इसमें यदि आपसे पूछे तो बताना है कि 18 विषय है। कितने? 18 विषय। ठीक है, यदि 73वें में पूछे तो ये कब हुआ था? ये 11वीं अनुसूची है। क्या है? 11वीं।
तो आपको क्या बताना है 73वें में, इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय। कितने? 29। देखो इसकी एक ट्रक है 2+9, 2+9 इज इक्वल 11, यानी कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि पूछे 44वां संविधान संशोधन, तो बताना है इसमें संपत्ति के अधिकार को, जो आपका संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया था। ठीक है, इसको हटाकर कहाँ कर दिया? 300 ए में। ठीक है, 300 का में। ठीक है, इसको भी छाप लेना आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? संविधान का 12वां अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन से। ये था कब का? तो बताना है 1992 का। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, कह रहा है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वायु प्रदूषकों में सबसे हानिकारक, जो अधिकतम आपका हानिकारक वायु प्रदूषक है, ये कौन सा है? देखो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब है CO2। ठीक है, कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड में एक ऑक्सीजन हट जाता है, ठीक है, तो ये बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, लेड के कण यानी कि PB आपका शीशा बता रहा है। ठीक है, इनमें से बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो कह रहा है अधिकतम हानि प्रदूषक कौन है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है वो कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि आपसे पूछ ले कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, तो आपको बताना है दम घोंटू, यानी कि इसमें दम घुटने लगता है। क्या होता है? दम घोंटू, यानी कि दमा आपकी खांसी वगैरह हो जाती है, इससे आपकी क्या हो जाती? मौत हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिकतम हानिकारक कौन है प्रदूषक, वायु प्रदूषक? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पूछे किससे निकलता है, तो आपको बताना है डीजल, जो पेट्रोल होता है आपका, डीजल पेट्रोल, इसके डीजल पेट्रोल के जब आधा जल पाता है, यानी कि पूर्ण रूप से इसका क्या नहीं हो पाता है? दोहन नहीं हो पाता। ठीक है, इसके आधे जलने से निकलता है, यानी कि वाहनों से निकलता है। ठीक है, वाहनों में जो पीछे धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CO। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सभी लोग एक बार से जुड़ जाएंगे और सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ठीक है, जल्दी से छाप के बताएं कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है ये किस युग की सभ्यता है। ठीक है, कह रहा है पाषाण युग, लोह युग, कांस्य युग या उपर्युक्त सभी। जल्दी से छाप के बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। देखो यदि आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता, तो आपको बताना है इसकी खोज हुई थी 1921 में। ठीक है, कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? तो आपको बताना है दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? दयाराम साहनी। यदि पूछे 1922, तो आपको बताना है इस दिन खोज हुई थी मोहनजोदाड़ो की। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। तो ये किसने की थी? तो बताना है आपको राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, किसने की थी? राखल दास बनर्जी। इसको याद रखना आपको। ठीक है, यदि पूछे भारत में आपके पुरातत्व के जनक, क्या पुरातत्व के जनक कौन है? ठीक है, पुरातत्व के जनक, तो आपको बताना है कनिंघम। कौन है? कनिंघम। ठीक है, कौन हो जाएंगे आपके? कनिंघम। ठीक है, कनिंघम। ठीक है, ये इनका पूरा नाम पूछे तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये भारत में पुरातत्व के जनक थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता आपकी क्या थी? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी? कांस्य युगीन। ठीक है, कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ के लोगों को, जो हड़प्पा निवासी थे, इनको लोहा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, यदि आपके क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे, तो उसका आंसर होगा लोहा। ठीक है, लोहा से ये लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, तो यदि आपसे पूछे मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको कहते हैं मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ठीक है, क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्यों कहते हैं? क्योंकि जब यहाँ पर खोज हो रही थी राखलदास बनर्जी जी के द्वारा, तो यहाँ पर लगभग 1000 से ज़्यादा कंकाल मिले थे। क्या मिले थे? कंकाल। ठीक है, क्या मिले थे? कंकाल। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। ठीक है, सभी लोग छाप लेंगे जल्दी से। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता है? तो बताना है आपको कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कह रहा है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर प्राप्त हुआ? ठीक है, जल्दी से बताओ गौतम बुद्ध जी को जो अपने महापरिनिर्वाण का अर्थ यहाँ पर है कि जो अंतिम विदाई थी, यानी कि मृत्यु। ठीक है, अंतिम विदाई इसी को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु। ठीक है, तो बताना है आपको कहाँ हुई थी? तो आपको बताना है कुशीनगर में। ठीक है, कहाँ पर?
कुशीनगर। इसको प्राचीन काल में क्या कहते थे? तो कुशीनारा, ठीक है, क्या कहते थे? कुशीनारा। देखो कुछ गौतम बुद्ध से संबंधित चीज़ें हैं, इनको आप छाप लीजिए जल्दी से, ठीक है। कुछ गौतम बुद्ध जी से संबंधित हैं, पहले इसका आंसर लगा लेंगे कुशीनगर, ठीक है। गौतम बुद्ध जी से यदि पूछे आपके जन्म के समय क्या हुआ था, तो आपको बताना है कमल बरसे थे। क्या बरसे थे? कमल, ठीक है। और यदि पूछे आपसे कि घर त्याग की घटना क्या थी, घर त्याग की, तो आपको बताना है महाभिनिष्क्रमण। क्या थी? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, इसको भी छाप लेंगे। और यदि पूछे इनको ज्ञान की प्राप्ति की घटना क्या कहलाई थी, ज्ञान प्राप्ति घटना, तो आपको याद रखना है इसकी घटना थी संबोधि, ठीक है, संबोधि। आपको पिछली क्लास में बताया था कि ज्ञान प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे बोधगया में, ठीक है, एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया था, ठीक है। यदि पूछे इन्होंने पहला उपदेश क्या कहलाया था, पहला उपदेश, तो आपको बताना है इनका पहला उपदेश था अभिधम्म चक्र परिवर्तन। क्या था? अभिधम्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, इसको भी छाप लेंगे सभी लोग। अभिधम्म चक्र परिवर्तन क्या था? पहला उपदेश था, ठीक है। यदि पूछे मृत्यु, तो मृत्यु लास्ट घटना थी, ये थी महापरिनिर्वाण, ठीक है, ये कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा कुशीनगर, ठीक है। क्या हो जाएगा? कुशीनगर, ठीक है। सभी लोग जल्दी से छाप लेंगे, ठीक है। जल्दी से एक क्वेश्चन बताइए कि अजात शत्रु था जो मगध का राजा, सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध में रहता था? जल्दी से बताइए, वैशाली या कपिलवस्तु या ए बी दोनों, ठीक है, जल्दी से छाप दीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो यदि पूछे अजात शत्रु, तो आपको बताना है इसके समय हुई थी फर्स्ट बौद्ध संगीति। क्या हुई थी? फर्स्ट बौद्ध संगीति, ठीक है, इसको भी छाप लेना आप। फर्स्ट बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? अजात शत्रु के समय। इससे पूछे अध्यक्ष कौन थे इसके, तो आपको बताना है महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप, ठीक है। यदि आपके टाइम पीरियड पूछे, तो बताना है 483 BC, यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है, 483 BC, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। यदि पूछे कहाँ हुई थी, तो आपको बताना है राजगृह, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? राजगृह। देखो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको एक चीज़ याद रखना है, 2-3 बार बोलना है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगी। पहले हमारे साथ बोलिए जल्दी से, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। 3-4 बार बोलेंगे जब आप, तो आपको ये याद हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? याद। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, यानी कि पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा कि अजातशत्रु जिससे हमेशा विरोध में रहता था, यानी जिससे हमेशा लड़ता रहता था, तो उसका आंसर है वैशाली, ठीक है। वैशाली बज्जी देश था उस समय, बज्जी देश, ये कहाँ पड़ता था? ये पड़ता था आपका बिहार में, ठीक है, बिहार में। और मगध भी कहाँ था? ये भी बिहार में था, ठीक है। तो बज्जी प्रदेश की राजधानी थी वैशाली। तो इसी से हमेशा किससे लड़ा करता था अजातशत्रु? ये लड़ता था हमेशा वैशाली से, ठीक है, इसको याद रख लेना आप सभी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वैशाली। वैशाली से हमेशा लड़ता था। यदि पूछे अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगीति 483 BC, महाकश्यप अध्यक्ष, राजगृह में हुई थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली, ठीक है, ठीक है। कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर से संबंधित है, सभी लोग छाप के बता देंगे कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग की गति निम्नलिखित में से किस में मापी जाती है, ठीक है। जल्दी से बताइए, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की गति जो है आपकी किस में मापी जाती है, ठीक है, जल्दी से छाप दीजिए। हर्ट्ज पूछे तो आपको बताना ये आवृत्ति का मात्रक है। किसका है? आवृत्ति का, ठीक है। फिजिक्स से आप एक क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज क्या है? आवृत्ति का मात्रक, ठीक है। यदि पूछे आपसे कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है, तो आपको बताना है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है, सेकंड, ठीक है। क्या हो जाएगी? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? MIPS, ठीक है, MIPS में। किस में? MIPS में, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे, किस में मापी जाती है? MIPS में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रोसेसर की जो गति है इसका मापन किस में किया जाता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो गया? MISP, ठीक है, MIPS, ठीक है। बिक्री कर कौन लगाता है? जल्दी से छाप के बता दीजिए कि बिक्री कर कौन लगाता है, ठीक है। वर्तमान में बिक्री कर के स्थान पर एक टैक्स आया है जिसे कहते हैं वेट, ठीक है। अब बिक्री कर के स्थान पर क्या लगाया जाता है? वेट लगाया जाता है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। तो बिक्री कर कौन लगाता था? तो आपको बताना है ये राज्य सरकार, ठीक है। देखो किसी राज्य में व्यापार होगा
तो वो व्यापार के लिए आप बिक्री करेंगे तो बिक्री कर कौन लगाएगा? राज्य सरकार। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, कौन लगाता है बिक्री कर? कौन लगाता है? राज्य सरकार। और अब वर्तमान में बिक्री कर के स्थान पर क्या लगाया जाता है? तो आपको याद रखना है वैट। ठीक है, क्या लगाया जाता है? वैट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार। ठीक है, कह रहा है नदी बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? जल्दी से छाप के बता देंगे कि जो नदी का बहाव होता है, जैसे कोई नदी जा रही है तो आपकी उस नदी के किनारे से कोई गड्ढे में यदि पानी रुक गया तो जब वो झील बनती है उस झील को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए छाप के। ठीक है, सभी लोग जल्दी से छाप के बता देंगे। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नदी के बहाव की दिशा में बनी झील क्या कहलाती है? तो आपको बताना है, ये कहलाती गूखर झील। क्या कहलाती? गूखर झील। देखो, गूखर झील का अर्थात क्या है? जैसे आपकी जम्मू कश्मीर से झेलम नदी निकलती है ये, ठीक है, यहाँ कोई एक बड़ा सा क्षेत्र था, ग्राउंड था, तो यहाँ से निकली जब तो इसका पानी कुछ यहाँ रुक गया। ठीक है, झेलम नदी। इसका उदाहरण है बुलर झील। क्या है? बुलर। क्या है इसका उदाहरण? क्या है गोखर झील का उदाहरण? बुलर झील। ठीक है, ये किससे बनती है? तो आपको बताना है झेलम नदी से। ठीक है, झेलम नदी से। ठीक है, क्या बनती है? गोखर झील बनती है। किससे बनती है? झेलम नदी से। ठीक है, इसको याद रखना आपको। ठीक है, गोखर झील का उदाहरण बुलर झील। ठीक है, यही बुलर झील से क्वेश्चन कर लेते हैं कि एसबीआई ने, करंट अफेयर से है ये, एसबीआई ने पहला फर्स्ट तैरता एटीएम, ठीक है, तैरता एटीएम कहाँ पर स्थापित किया था? कहाँ पर स्थापित किया था? तो आपको बताना है बुलर झील में। ठीक है, देखो यदि पूछे बुलर, ये गोखर झील तो हो गई। ठीक है, किसके कारण? नदी परिवर्तन से। यदि पूछे लेगून झील क्या है? देखो, जब समुद्र का पानी किसी स्थल क्षेत्र में आ जाता है, जैसे ये अपना प्यारा भारत, ये, ठीक है, यह क्या होगा? ये अपना प्यारा भारत हो गया। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है तो यहाँ पर क्या है? ये है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य। तो उड़ीसा राज्य में एक झील है, आपको याद होगा, चिल्का झील, भारत की सबसे खारे पानी की झील। इसका कारण क्या है? खारे पानी की झील क्यों है? क्योंकि ये पानी आपका समुद्र का पानी है और यहाँ ये जाके एक स्थल में कैद हो जाता है, यानी कोई बड़ा सा मैदानी भाग है जो गहरा है, उसमें जाके पानी रुक गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? लेगून झील। लेगून झील अर्थात समुद्र के पानी से बनी झील। ठीक है, इसमें 4-5 झीलों के उदाहरण हैं, आप छाप लेंगे जल्दी से। एक तो हो गई आपकी चिल्का झील। चिल्का झील ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये आपको बताया अभी, उड़ीसा में। एक छाप लेंगे बेम्बनाद। क्या है? बेम्बनाद। दूसरी छाप लेना अष्टमुड़ी। अष्टमुड़ी। ठीक है, एक अष्टमुड़ी हो गई, बेम्बनाद हो गई और चिल्का हो गई। ये क्या हो गई? ये अष्टमुड़ी और बेम्बनाद पूछे बताना है तो आपको केरल में। ठीक है, कहाँ पर है? केरल में। सभी लोग छाप लेंगे जल्दी से। ये किस झील का उदाहरण है? तो बताना है लेगून झील का, यानी कि जो झील समुद्र के पानी से बनती है उसे लेगून झील कहते हैं। ठीक है, यदि पूछे सबसे बड़ी लेगून झील भारत में तो चिल्का झील। ठीक है, ये खारे पानी की है, समुद्र से बनेगी तो खारे पानी की होगी। यदि पूछे गोखर झील तो आपको बताना है बुलर झील। ठीक है, ये भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाए? गोखर झील किससे बनती है? नदी के बहाव से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा हैं। जल्दी से छाप दीजिए, आपका इकोनॉमी से संबंधित है। खुले बाजार की एक क्रियाएं हैं, ये किसका हिस्सा है? जल्दी से छाप दीजिए। ठीक है, देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका मौद्रिक नीति की। किसकी है? मौद्रिक नीति की। यदि पूछे मौद्रिक नीति किससे संबंधित है तो आपको बताना है आरबीआई से। ठीक है, किससे? आरबीआई से। ठीक है, आरबीआई जो है खुले बाजार की सिक्योरिटी यानी कि सारी सुरक्षा खरीद लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? खुले बाजार की क्रिया है। ठीक है, आरबीआई क्या करता है? जो आपका खुला बाजार है, ये खुला बाजार है, इसकी क्या करता है? इसकी सारी सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी खरीद लेता है। तो क्या हो जाता है इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो बताना जो है आपका आरबीआई। ठीक है, और मौद्रिक नीति समिति किससे संबंधित है? तो आपका बताना है रेपो रेट जारी करना। रेपो रेट जारी करना किससे संबंधित है? मौद्रिक नीति समिति से। ठीक है, और रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट आपको बताना है जब आरबीआई, यानी कि आरबीआई, ये छोटे छोटे कुछ बैंक हैं, ये इन बैंकों को जो लोन देगी, जिस दर पर देगी वो कहलाएगा रेपो रेट। ठीक है, और जब ये बैंकें आरबीआई को लोन देगी तो वो कहलाएगा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, इसको भी छाप लेना। तो खुले बाजार की क्रियाएं मौद्रिक नीति से। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या होगा? मौद्रिक नीति। ठीक है, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? जल्दी से छाप के बताएंगे कि होम रूल सोसाइटी की स्थापना आपके इंग्लैंड में किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, यदि पूछे भारत में किसने की थी? भारत में तो आपको बताना है 1916 में। 1916 में बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगा यानी कि बीजी तिलक। ठीक है, 1916 में बीजी तिलक और आपके हो गई
एक एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। इन लोगों ने क्या की थी? ये भारत में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। यदि पूछे इंग्लैंड में किसने की, तो आपको बताना है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है, इसको भी याद रख लेना। इन्हीं को इसी के लिए पंडित की उपाधि दी गई थी, पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। हकीकत में वैसे ये पंडित नहीं थे। इसी जब होम रूल लोग सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने, तो इनको पंडित की उपाधि दी गई थी, ठीक है। यदि पूछे आपसे भीकाजी कामा, क्या भीकाजी कामा, तो आपको बताना है जर्मनी के, कहाँ पर? जर्मनी के स्टुटगार्ट में, स्टुटगार्ट में तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है। तो कौन थी? भीकाजी कामा थी। ये कब किया था इन्होंने? तो आपको बताना है 1907 में, ठीक है। यदि पूछे रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस के बारे में बताना है आपको। इन्होंने की थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। किसकी? किसकी स्थापना की थी? आज़ाद आज़ाद हिंद फौज की, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है रास बिहारी बोस और कैप्टन सोहन सिंह, ठीक है। कैप्टन, सॉरी सोहन सिंह नहीं, कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। इन लोगों ने क्या की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, ठीक है। यदि पूछे मदन लाल ढींगरा, ये बताना है आपको। मदन लाल ढींगरा एक स्वतंत्र क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम के। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने, इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है, मदन लाल ढींगरा को, ठीक है। तो इसको छाप लेना आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण क्या होता है, ठीक है। थल समुद्र और समुद्र समीर बनने का कारण क्या होता है? देखो, यदि पूछे ज्वार भाटा, तो आपको बताना है सूर्य, सूर्य एंड चंद्रमा। क्या? सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव करने से क्या आते हैं? ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इनके गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी पर क्या आते हैं? ज्वार भाटा, ठीक है। यदि पूछे थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण क्या है, तो आपको बताना है संवहन, ठीक है। क्या है? संवहन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवहन। ज्वार भाटा पूछे सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवहन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है? देखो, आपसे यहाँ पर मिलान पूछा गया है। सरिस्का, सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ है? यानी कि बाघ आरक्षित परियोजना है, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ है? पेंच टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ है? और नागार्जुन टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ है? देखो, यहाँ पर इस बार आपको राज्य नहीं दिए गए, ये जिले दिए गए। देखो कितना टफ क्वेश्चन कर दिया है इन्होंने, राज्य के स्थान पर जिले देकर, ठीक है। आपको पता ही है हजारीबाग कहाँ है? बिहार में। तो आपने रटा था कि वाल्मीकि कहाँ पर है? बिहार में। तो आपको ऐसे नहीं रटना है, ठीक है। आपको जिला वाइज याद करना है आप, ठीक है। कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। यदि मुझे सरिस्का परियोजना, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो बताना है अलवर राजस्थान। कहाँ पर? अलवर राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। यदि मुझे वाल्मीकि, तो आपको बताना है यहाँ पर हजारीबाग नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका चंपारण। क्या होगा? चंपारण। ये वही चंपारण है जहाँ गांधी जी ने 1917 में नील की खेती के लिए मजदूरों के साथ आंदोलन किया था, ठीक है। तो वाल्मीकि पूछे तो आपको बताना है चंपारण में, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व चंपारण। और पेंच टाइगर रिजर्व पूछे तो सिवनी, सिवनी कहाँ पर? मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी में, ठीक है, सिवनी एमपी में। नागार्जुन सागर पूछे तो श्रीशैलम, श्रीशैलम नागार्जुन सागर टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? श्रीशैलम नामक स्थान है, ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में, ठीक है। इसको भी छाप लेना। यदि आपसे पूछे कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान, क्या? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, इस ये क्यों पूछ रहा है? देखो, इसलिए पूछ सकता है क्योंकि यहाँ पर अभी हाल नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं, ठीक। क्या लाए गए हैं? 8 चीते, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये आपको बताना है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है कूनो राष्ट्रीय उद्यान? मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसको भी छाप लेना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, कह रहा है वाल्मीकि हजारीबाग नहीं बल्कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ठीक है। कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? जल्दी से छाप के बता देंगे सभी लोग कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था हमारा, ये किस में निपुण था, यानी कि क्या करता था। तो आपको याद रखना है, ये क्या करता था? ये सुलेखन करता था, यानी कि लिखता था, लिखने में बहुत माहिर था, ठीक है। एमबीटी, ठीक है। क्या था? ये लिखने में बहुत माहिर था, ठीक है। यदि पूछे दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने बनाई थी? दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद, ठीक है। ये दौलताबाद नाम किसका रखा था? इसने रखा था देवगिरी का, ठीक है, देवगिरी, ठीक है। देवगिरी का एक राजा था रामचंद्र यादव, ठीक है। उसी को हराकर इसने देवगिरी से दौलताबाद राजधानी बना दी थी, ठीक है। तो इसको याद रखना है। इसका ये किस में निपुण था पूछे तो बताना है सुलेखन में, ठीक है। यदि पूछे अकबर क्या करता था? अकबर, ठीक है, अकबर के बारे में बता दीजिए कि अकबर क्या बजाता था, ठीक है। तो ये बजाता था नगाड़ा, ठीक है। क्या बजाता था? क्या बजाता था? अकबर क्या बजाता था? आपका
नगाड़ा, ठीक है, इसको भी याद रखना। नगाड़ा कौन बजा रहा था? अकबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक किस में था? तो बताना है सुलेखन में, यानी कि लिखता था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुलेखन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या परिवर्तन होता है? जल्दी से छाप के बताएंगे। जैसे कोई माध्यम है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, ठीक है, इस माध्यम में गया, ठीक है, कहाँ पर गया? इस माध्यम में। जब इस माध्यम में गया तो यहाँ पर क्या हुआ? तापमान में वृद्धि हुई। क्या हुई? तापमान में वृद्धि। क्या हुई? तापमान में वृद्धि। जब तापमान में आपकी वृद्धि हुई तो इसके साथ क्या हुआ? प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको याद रखना है, जब तापमान में वृद्धि होगी तो प्रकाश की गति बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। जब तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, इसको याद रखना है, ठीक है। इसको छाप लेना, ठीक है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसमें तापमान में वृद्धि होती है और क्या होता है? प्रकाश की गति बढ़ जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश की गति बढ़ती है। कह रहा है गांधी जी ने 1924 में कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि क्रम पूछा है, 40वां था, 41वां था, 42वां था, 37वां था। जल्दी से छाप दीजिए सभी लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से छाप दीजिए। देखो, यदि आपसे पूछे ये कहाँ हुआ था तो बताना है बेलगांव। कहाँ पर हुआ था? बेलगांव। ये कहाँ पड़ता है? तो आपको याद रखना है, बेलगांव पड़ता है आपका, कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ पर? कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है, तो आपको बताना है कहाँ पर की है? बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है। तो ये अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में, ठीक है। कब हुआ था? 1924 में, ठीक है। और पूछे ये क्रम में कौन से नंबर का था? तो आपको बताना है 40वां, ठीक है, 40वां। यदि पूछ ले 41वां की अध्यक्षता किसने की है, तो आपको याद रखना है 41वें आंदोलन की अध्यक्षता की है सरोजिनी नायडू ने। किसने? सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू। ये कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है कानपुर में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? कानपुर में। और ये यदि पूछे तो आपको बताना है वह प्रथम भारतीय महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। देखो, यहाँ पर पूछ रहा है प्रथम भारतीय, ना कि प्रथम महिला, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला तो बताना है सरोजिनी नायडू। यदि पूछे प्रथम महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की तो बताना है एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट ने कब की थी? तो आपको याद रखना है 1916 में। कहाँ पर? 1916 नहीं होगा, इसका होगा 1917। कब? 1917 में। कहाँ पर की थी? तो आपको याद रखना है लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में, ठीक है। कहाँ पर की थी? लखनऊ में की थी। जल्दी छाप के बताइए कहाँ की थी, ठीक है। 1917 में एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है। कब? जल्दी छाप के बता दीजिए, एनी बेसेंट जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यानी कि कहाँ पर हुआ था ये अधिवेशन, ठीक है। छाप देंगे सभी लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गांधी जी से पूछे तो आपको याद रखना है 40वें अधिवेशन। किसकी? 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गांधी जी ने। यदि पूछे 41वें की अध्यक्षता किसने की, तो बताना है सरोजिनी नायडू, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? जल्दी छाप देंगे सभी लोग। देखो, ये उस टाइम का करंट था। इसका आंसर हो जाएगा आपका 72, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा 72। क्या हो जाएगा? 72, ठीक है। अभी हाल ही में कुछ सूचकांक जारी किए गए हैं, उनको आप छाप लीजिए। यदि पूछे एयरफोर्स इंडेक्स, क्या? एयरफोर्स इंडेक्स, ठीक है, इसमें बताना है आपको। और बताना है आपको प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें बताना है, ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता में बताना है। एक बताना है आपको पर्यावरण में, ठीक है। क्या बताना है? पर्यावरण में। और एक आपको बताना है बौद्धिक संपदा सूचकांक में, ठीक है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में, ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक में। एक आपको बताना है किसमें? हंगर इंडेक्स में, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है। इसमें छाप के बता दीजिए इंडेक्स में, इसमें क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, यदि पूछे एयरफोर्स इंडेक्स में तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमने चमगादड़ चाइना को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान हासिल किया है। पहले पर पूछे तो बताना है यूएसए है, और सेकंड पर पूछे तो बताना है रसिया है, ठीक है। और यदि पूछे तीसरे स्थान पर कौन है तो बताना अपना प्यारा भारत, ठीक है। क्या है? चमगादड़ चाइना को हम पीछे छोड़कर हम वायु शक्ति सूचकांक में तीसरे व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। यानी कि तीसरे नंबर पर पहुंच गई हमारी वायुसेना, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पूछे तो 150 बताना है आपको, 150। और पर्यावरण पूछे तो 180, यानी कि 180 देशों में सबसे लास्ट स्थान, ठीक है। यदि पूछे बौद्धिक संपदा सूचकांक तो आपको बताना है 43 में, ठीक है। यदि पूछे हंगर इंडेक्स तो आपको इसका बताना है 107। क्या बताना है? 107, ठीक है, आउट ऑफ 121, यानी कि 121 में 107वां, ठीक है, ठीक है। ये छाप लीजिए जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये करंट की दृष्टि से आपके, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
उस समय की करंट थी तो 72 हो जाएगा, ठीक है। यदि पूछे रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार किसे दिया गया है, रिचर्ड डॉकिंस जो आपका पुरस्कार है ये किसे दिया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये दिया गया था जावेद अख्तर को, ठीक है। ये कब दिया गया था, 2020 में, ठीक है, 2020 में। और आपके लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2020 के बाद अभी दिया नहीं है। यदि पूछ ले तो आपको बता देना है जावेद अख्तर, ठीक है। क्या बता देना है, जावेद अख्तर, ठीक है। हिमा दास तो बताना है इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ढिंग एक्सप्रेस, ढिंग एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस। किसे कहते हैं, हिमा दास को। क्यों, क्योंकि ये भारत की एक धाविका है, क्या है, धाविका, ठीक है, रेसर है, भारत की महिला धाविका है, ठीक है। और आपको छाप के एक चीज़ और रखनी है कि यहाँ पर यदि आपसे पूछे रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको बताना है विज्ञान, 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 मनोरंजन, मनोरंजन और कला, ठीक है, ठीक है, इसको छाप लेना, ठीक है। ये यदि पूछे रिचर्ड डॉकिंस कौन थे तो बताना है अमेरिका के एक महान साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो ये 2020 का पुरस्कार किसे मिला है, जावेद अख्तर को। यदि पूछे कब से शुरुआत हुई तो आपको बताना है 2003 से, ठीक है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार की शुरुआत 2003 से हुई थी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जावेद अख्तर, ठीक है। हिमा दास तो बताना है ढिंग एक्सप्रेस, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारतीय स्वस्थ, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि जो आपकी स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो आपको बताना है इस पुस्तक के लेखक है परमेश्वर अय्यर, ठीक है। क्या है, कौन है, परमेश्वर अय्यर, ठीक है। ये कौन है तो बताना है ये वर्तमान में नीति आयोग के, नीति आयोग के कौन है तो आपको बताना है सीईओ, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। सीईओ कौन है, परमेश्वर अय्यर, ठीक है। यदि पूछे उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष तो आपको छाप के रखना है, इसके इनके उपाध्यक्ष हैं आपके, कौन है उपाध्यक्ष हैं आपके, जल्दी से छाप के बता दीजिए कौन है उपाध्यक्ष, ठीक है। तो आपको याद रखना है सुमन बेरी, ठीक है। कौन है, सुमन बेरी, ठीक है। यहाँ पर सुमन बेरी एक व्यक्ति है ना कि महिला, ठीक है, इसको भी याद रखना। यदि पूछे इसका अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष तो आपको छाप के रखना है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, कौन, प्रधानमंत्री, ठीक है। ये आया था आपका, ये आपका आया था प्रधानमंत्री, नीति आयोग का अध्यक्ष। ये कब किसके स्थान पर आया नीति आयोग तो बताना है आपको ये किसके स्थान पर आया, तो आपको बताना है ये आया है योजना आयोग के स्थान पर। किसके, योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना पूछे कब हुई थी तो बता देना 1950 में। कब हुई थी, 1950 में, ठीक है, 1950 में। योजना आयोग के स्थान पर क्या आया है आपका, नीति आयोग, ठीक है। क्या आया, नीति आयोग, ठीक है, इसको भी छाप लेना आप। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है तो आपको बताना है परमेश्वर अय्यर, ठीक है। कौन है, परमेश्वर अय्यर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एशियाई विकास बैंक द्वारा लॉन्च की गई पहल एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी में बजट कितना रखा गया था, ठीक है। जल्दी से छाप के बता देंगे इसमें बजट कितना रखा गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा लोड नहीं लेना, ये उस समय का करंट था पिछली बार का, तो इसका $9 बिलियन हो जाएगा, ठीक है। यदि पूछे एडीबी की स्थापना यानी कि एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी तो आपको बताना है ये कब हुई थी, जल्दी से छाप के बता दीजिए एशियन विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, जल्दी से छाप दीजिए। यदि पूछे इसका मुख्यालय कहाँ है तो आपको बताना है मनीला में, ठीक है। कहाँ पर है, मनीला में। और यदि पूछे इसका उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष पूछे तो आपको बता देना इसका उपाध्यक्ष है अशोक लवासा। कौन है, अशोक लवासा, ठीक है, इसको भी याद रखना, ठीक है। कौन है, अशोक लवासा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, $9 बिलियन, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया। देखो 2022 के आपको कुछ ऐप करवा दे रहे हैं यहाँ पर, आप जल्दी से उनको छाप लेंगे, ठीक है। स्वच्छता मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया तो बताना है आपको ये किसने किया था, थावरचंद्र गहलोत, ठीक है। ये कौन है तो बताना है कर्नाटक के राज्यपाल। कौन है, कर्नाटक के राज्यपाल, ठीक है। कौन है, थावरचंद्र गहलोत, ठीक है, कर्नाटक के राज्यपाल। देखो यदि पूछे आपसे सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है तो आपको बताना है, छापना है। यदि पूछे डिजिटल संसद ऐप किसने लॉन्च किया है, यदि पूछे आपसे स्केल ऐप किसने लॉन्च किया है, इसको भी छाप दीजिए। यदि आपसे पूछ ले कि संसद टीवी किसने लॉन्च की है, संसद टीवी, इनको भी छाप दीजिए, ठीक है। डिजिटल संसद अलग है और संसद टीवी अलग है, ठीक है। देखो यदि पूछे आपसे कि सारथी ऐप किसने लॉन्च किया तो आपको बताना सेबी, किसने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी। इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है तो बताना है माधवीपुरी बुच, ठीक है। यदि पूछे डिजिटल संसद ऐप किसने लॉन्च किया है तो आपको बताना है लोकसभा ने। किसने,
लोकसभा ने, ठीक है, किसने, लोकसभा ने, ठीक है, लोकसभा सचिवालय, ठीक है, इसको भी छाप लेना, लोकसभा सचिवालय ने क्या किया है, तो डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। यदि पूछे स्केल, देखो ये क्या लिखा है, सी का मतलब चमड़ा, ठीक है, क्या हो गया, चमड़ा, चमड़ा, ठीक है, चमड़ा यानी कि लेदर इंडस्ट्री ने, ठीक है। यदि पूछे संसद टीवी किससे बनी है, तो आपको बताना है, एक राज्यसभा टीवी थी RS टीवी, एक थी LS टीवी यानी कि लोकसभा टीवी, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया है, संसद टीवी, ठीक है, छाप लेंगे सभी लोग। यदि पूछे इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वच्छता मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, तो थावरचंद गहलोत ने, ठीक है। ये कौन है, तो बताना है कर्नाटक के राज्यपाल। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की क्लास यदि पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।